अगर इसमें सेल में कोई भी इंजुरी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेन एक सेल से बना, अगर उसमें कोई इंजुरी होता है तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेन का डेथ हो सकता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब हम लोग सेल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए। प्रो मतलब होता है आपका प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रीमिटिव मतलब होता है जो पुराने। जैसे हम कोई भी गिफ्ट पैक करते हैं तो उसके बाहर के लिफाफा को हम लोग क्या करते हैं? इन्वेलप करते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारा राइबोसोम। अगर एक चेन पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, पॉलीराइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिलर्न हब। माय नेम इज दीपक सिंह एंड टुडे वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर सेल बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि सेल होता क्या है। उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल को किसने डिस्कवर किया, कब किया, कैसे किया। थर्ड वन सेल थ्योरी क्या होता है, किसने दिया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था सेल थ्योरी में। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ सेल। मेनली हम लोग 2 टाइप ऑफ सेल के बारे में देखेंगे, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। एंड लास्टली हम लोग जो यूकैरियोटिक में जितना भी सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। सेल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सेल का हम लोग डिफिनीसन देखते हैं। ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। धरती पे जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? आपका सेल है। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ? हम लोग क्यों यहाँ बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं? कि जितना भी हमारे बॉडी में फंक्शन होता है सब किस पे होता है? सेलुलर लेवल पे होता है। सेलुलर लेवल पे जितना भी हमारे बॉडी में फंक्शन होता है इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। डिफिनीसन क्लियर हुआ? ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ का, जो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली एंड जितना भी इसेंशियल फंक्शन है हमारे लाइफ में, ठीक है, वो सारे परफॉर्म करता है। जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जितना भी इसेंशियल फंक्शन है सारा कहाँ परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है उसको। दीज आर रेफर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं हम लोग सेल को? जैसे जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो घर का होता है वो क्या होता है? ब्रिक। बहुत सारे ब्रिक को जब हम ऐड करते हैं तो एक वॉल बनता है, एक दीवार बनता है। जब हम लोग 4 दीवार को एक साथ ऐड करते हैं तो एक रूम बनता है, एक रूम बनता है। जब हम लोग बहुत सारे रूम को, जैसे एक रूम डाइनिंग रूम हो गया, किचन रूम हो गया, बाथरूम हो गया, हॉल हो गया, जब बहुत सारे रूम को हम लोग ऐड करते हैं तो एक फ्लोर बनता है। जब हम लोग बहुत सारे फ्लोर को ऐड करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो एक घर बनता है। ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया सेल। जब हम लोग बहुत सारे सेल को ऐड करते हैं तो टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू को ऐड करते हैं ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन को हम लोग ऐड करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड फाइनली लास्ट में जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाइल अदर लाइक अस, जैसे हम लोग हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम लोग को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
नाम में ही रखा हुआ है, देखो यूनी, यूनी का मतलब क्या हुआ, एक, यूनी का मतलब हुआ एक, सेलुलर का मतलब हुआ सेल, जो एक सेल से मिलकर बना है उसे हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी, मल्टी मतलब हुआ मेनी, बहुत सारा, सेलुलर मतलब हो गया आपका सेल, तो जो बहुत सारा सेल से बनकर मिलकर बना हो उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे हम लोग सेल के नंबर के आधार पर अगर देखें, बेसिस पे देखें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से, बिलियंस ऑफ सेल, जैसे हम लोग बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। फंक्शन के बेसिस पे देखें अगर, ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी, जैसे ईटिंग हो गया, मूविंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ सिंगल सेल परफॉर्म करता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हर सेल का काम डिवाइड होता है, अलग अलग होता है। जैसे नर्व सेल का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि नर्व सेल का काम है सिग्नल को सेंड करना एक जगह से दूसरे जगह। आरबीसी, जैसे आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ पर स्पेशलाइज सेल परफॉर्म द स्पेस, हर स्पेशलाइज सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे अगर देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर अब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल है, वही सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है, सारा काम वही करता है। तो वन सेल डज एवरीथिंग, इसमें एक ही सेल सारा काम करता है। डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट सेल फोकस ऑन द डिफरेंट जॉब, अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। साइज के आधार पर देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम लोग नेकेड आइट से ईजिली देख सकते हैं। लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है इन कंपेयर टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर का ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर देखें हम लोग तो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेनली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हुआ, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, तो इन सब में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। मल्टी सेलुलर में देखा जाए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों देखा जाता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इंजुरी ऑफ इम्पैक्ट के बारे में देखें तो इंजुरी टू द सेल ऑफ्टन लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें सेल में कोई भी इंजुरी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना, अगर उसमें कोई इंजुरी होता है तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो सकता है। बट इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखें तो इंजुरी टू ए फ्यू सेल डज नॉट किल द ऑर्गेनिज्म, सेल कैन बी रिप्लेस्ड। इसमें अगर किसी एक सेल में या कुछ सेल में इंजरी होता है तो इसमें ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग का हाथ कट जाता है तो इससे हम लोग का डेथ नहीं होता है, वो वुंड धीरे धीरे कुछ समय के बाद वहाँ का सेल रेप्लिकेट करके उस वुंड को हील कर देता है। बट अगर यूनिसेलुलर के केस में हो रहा है तो उसमें ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए, क्योंकि वहाँ एक ही सेल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, सेल हिस्ट्री को देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट डिस्कवर, सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ये उनका माइक्रोस्कोप है, इसी से उन्होंने सबसे पहली बार सेल का डिस्कवर किया था। कैसे किया था, तो उन्होंने कॉर्क लिया था। क्या लिया था, कॉर्क होता है पेड़ का छाल, उसको लेके उन्होंने इस माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें ऐसा हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। ठीक है, इसको उन्होंने टर्म दिया था सेलुला। क्या टर्म दिया था, सेलुला। ये एक लैटिन वर्ड है, यहीं से टर्म सेल डिराइव हुआ, यहीं से टर्म क्या डिराइव हुआ, सेल। सेलुला मीन्स होता है स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक पेड़ के छाल का हिस्सा लिया छोटा सा, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा। उन्होंने क्या देखा, 100 हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको उन्होंने नेम दिया सेलुला, जिससे टर्म सेल डिराइव हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है एंटोनी वॉन लुएनहुक हैं, जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल।
यहाँ पर क्वेश्चन टर्न करता है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल, ऑप्शन आएगा आपका रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हु डिस्कवर एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल, तो आपका आंसर आएगा एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक का बर्थ 1632 में हुआ था, डेथ 1723 में हुआ था। एक डच साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही सॉ एंड डिस्क्राइब फर्स्ट लाइव सेल इन 1674। उन्होंने सबसे पहली बार लाइव सेल को 1674 में देखा था। ठीक है, कुछ अदर डिस्कवरी हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया था। यर्नस्ट रस्का एंड मैक्स क्नोल ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1931 में। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द स्ट्रक्चर इन, यहाँ आवाज़ नहीं होगा, यहाँ इन डिटेल होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब हम लोग सेल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए। जो रॉबर्ट हुक थे या एंटोन वॉन ल्यूएनहुक थे, उन्होंने बस आउटर बाउंड्री को सेल को देखा था, अंदर क्या उन्होंने नहीं देखा था। वो कब पता चला था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दिया है सेल ऑर्गेनेल का डिस्कवरी का, कौन सा सेल ऑर्गेनेल कब डिस्कवर हुआ था उसके बारे में दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1665 में सेल का डिस्कवरी हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1676 में वैक्यूल का डिस्कवरी हुआ था, एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक ने किया था। 1831 में न्यूक्लियस का खोज हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यही ऐसे ही कुछ यहाँ पे डिस्कवरी दिया हुआ है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द डेड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, किसने सबसे पहली बार मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डेड सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल? अभी मैंने पीछे ही बताया था कि अगर डेड सेल आपको पूछता है तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। यहाँ कौन आएंगे? रॉबर्ट हुक। अगर लाइव सेल का नाम पूछता है तो यहाँ पर आएंगे एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। ये बिहार CHO 2020 पूछा हुआ है, ये नॉर्सेट का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हु डिस्कवर द डेड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर यहाँ पर रॉबर्ट हुक 1665 में। हु डिस्कवर द फर्स्ट लाइव सेल? एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। पहले थे मैथिस स्लीडन, थियोडोर स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। ठीक, इन तीनों ने सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन किया था। ये जर्मन के बोटेनिस्ट थे मैथिस स्लीडन, स्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे, ये जर्मन फिजिशियन पैथोलॉजिस्ट थे। तीनों का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इन 1838 एंड 39 में मैथिस स्लीडन, यहाँ एन लिख लीजिएगा, आर है, मैथिस स्लीडन एंड थियोडोर स्वान टुगेदर, साथ में मिलकर उन्होंने क्या किया था? फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी के। पहला MCQ यहीं से बन गया आपका। उन्होंने क्या बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे बने हुए हैं? सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। बट नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। बट इन्होंने गलती क्या किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि नया सेल बनता कैसे। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, बट न्यू सेल बनता कैसे है इन्होंने नहीं बताया। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। इन्होंने बताया कि नया सेल बनता कैसे है। ही एक्सप्लेन दैट न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, जिसको उन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। MCQ क्वेश्चन में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी आया 1855 में, उसमें 3 स्टेटमेंट थे। पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जिसे स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का। ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल है वो कहाँ से बनते हैं? प्री, जैसे एक सेल है वो मल्टीप्लाई करके 2 बनता है, दोनों मल्टीप्लाई करके फिर 4 सेल बनाएंगे, तो ऐसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने।
ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा स्लीडन एंड स्वान का। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हु गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, तब आपका नाम आएगा रोडोल्फ विर्चो का। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है वो ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ रहा क्वेश्चन सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया, तो आपका नाम आएगा स्लीडन एंड स्वान का। अगर पूछ रहा है क्वेश्चन हु गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, तब नाम आएगा आपका रोडोल्फ विर्चो का। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट 2025 का है। ये क्वेश्चन कब का था, रेलवे स्टाफ नर्स का था। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों में से चेक करना है कौन सही है। द सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ये सही है, हमने पहले भी देखा यहाँ पर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। ये तो स्टेटमेंट गलती हुआ। सबसे पहला किसने देखा था लाइव सेल को, एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक ने देखा था। तो इससे क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट टू फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, गलती हो गई ये ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, ठीक है, ये भी गलती हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी नंबर आपका सही हुआ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ये तो गलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमको ऑप्शन पे जाना है। ये नीट 2025 का क्वेश्चन था, ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल का टाइप ऑफ सेल। अब देखिए, बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग सेल को दो भाग में डिवाइड किए हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रो, यहाँ प्रो मतलब होता है आपका प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब होता है जो पुराना हो। ठीक है, कैरियो मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियो मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है आपका ट्रू, और कैरियो मीन्स हो गया आपका न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ। प्रोकैरियोटिक में हो गया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियल, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये हो गया। यूकैरियोटिक में आ गया प्लांट, एनिमल, फंगी। ठीक है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग। अब जब हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सेल डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज। सेल का शेप एंड साइज अलग अलग होता है। यहाँ कुछ एनसीईआरटी का डाटा है लिखा हुआ है। जैसे माइकोप्लाज्मा, इसका साइज होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो वो ऑप्शन आएगा आपका माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग PPLO भी कहते हैं। PPLO मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, या तो माइकोप्लाज्मा दे या तो PPLO दे। दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कितना है साइज, 3 से 5 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑस्ट्रिच एग में। इसका कितना होता है 13 to 15 सेंटीमीटर होता है। RBC का साइज कितना होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, तो आपका नर्व सेल आएगा, अप्रोक्स 1 मीटर होता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बने। पहला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्मा आएगा ऑप्शन, या PPLO होगा। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। अगर पूछा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अगर पूछ रहा था ऑस्ट्रिच, अगर लॉन्गेस्ट पूछ रहा है आपका तो आपका नर्व सेल। ठीक है, MCQ यहीं से बनते हैं।
यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, नीट 2020 का क्वेश्चन है। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अभी बताए थे माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग PPLO कहते हैं। इसका साइज कितना है, ऑप्शन कौन सा होगा? थोड़ा देर वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं साइज क्या होगा, 0.1 माइक्रोमीटर। मैंने अभी पीछे ही दिखाया, माइकोप्लाज्मा का साइज 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक स्टार्ट करेंगे। प्रो पहले ही बता चुके हैं, प्रिमिटिव। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस में मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं हो, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल इज ए सिंपल यूनिसेलुलर सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल यूनिसेलुलर सेल होता है। डज नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, इसके पास क्या क्या नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल आर सेल इन विच द जेनेटिक मटेरियल जैसे DNA इज नॉट इनक्लोज्ड विथ इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड इज फाउंड इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोइड में। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। यह क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियोइड में, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, हम लोग पहले ही ऊपर पढ़ लिए। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। DNA इज सर्कुलर एंड लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन, इसका जो DNA है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड रीजन में। यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल है मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल होता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है इसमें 70S पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, और 80S जो होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि स्मॉलर है किससे, यूकैरियोटिक राइबोसोम, जो कि 80S पाया जाता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, दे आर जनरली स्मॉलर, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है स्मॉलर होता है, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इसका शेप एंड साइज वेरी करता है, वेरी मतलब भिन्न, अलग अलग होते हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, मेनली 4 बेसिक NCERT में बैक्टीरिया का शेप दिया हुआ है जो MCQ में आते हैं। बैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका शेप रड शेप होता है, रड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉकस जो होता है उसका शेप स्पेरिकल होता है। विब्रियो है उसका शेप कॉमा के जैसा होता है, कॉमा के जैसा होता है। स्पाइरुलम, स्पाइरल का स्पाइरल, ऐसे नूडल मैगी देखें वैसा होता है इसका, ठीक है। ये आपका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा को ये हम लोग PPLO कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल देख लिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, बैक्टीरिया कुछ शेप एंड साइज देख लिए, प्रोकैरियोटिक का कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब लोग हम इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं सेल इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है, जैसे हम कोई भी गिफ्ट पैक करते हैं तो उसके बाहर के लिफाफा को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। तो वैसे सेल को जो बाहर से घेरता है उसको हम लोग इन्वेलप कहते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कैसा सेल इन्वेलप होता है, कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, ठीक है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल इन्वेलप है वो मेनली 3 लेयर से बनता है। कितना लेयर से बनता है, 3 लेयर से बनता है। सबसे पहला जो है जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, सबसे पहला जो लेयर है
सबसे आउटर जो है उसे हम लोग ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर लूज शीथ है तो उसे हम लोग स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर थिक एंड टफ है तो उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे क्या है, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें अगर आपका लूज शीथ है तो उसे हम लोग स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर टफ हार्ड है आपका, टफ एंड थिक है तो उसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ब्रस्ट मतलब होता है फटने से बचाता है, ठीक है। सेकेंड पे आपका यहाँ पर सेल वॉल है। थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मीन्स जिसका काम है उसी को सेल के अंदर, या जिसका काम नहीं है उसी को सेल से बाहर जाने देगा, ठीक है। ये सेलेक्ट करके किसी भी मॉलिक्यूल्स को, आयंस को सेल के अंदर या बाहर आने जाने देगा। जैसे मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो हम लोग क्या है, जिसके पास टिकट होता है उसी को गार्ड क्या करता है, अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, सेलेक्टिव सेलेक्शन हो रहा है, ठीक है। सेलेक्टिव मतलब जिसके पास टिकट है उसको ही अंदर जाना है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं जाने देता है। ठीक वैसे ही सेल मेम्ब्रेन काम करता है, जिस भी मॉलिक्यूल आयन का काम है उसी को अंदर जाने देगा, जिसका काम नहीं है उसको अंदर जाने नहीं देगा। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में सेम होता है। दूसरा सेल ऑर्गेनेल क्या है आपका, मेसोजोम। दूसरा सेल ऑर्गेनेल आपका हो गया मेसोजोम। मेसोजोम क्या होता है कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि बनता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। देखो ये सबसे नीचे जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, अंदर की तरह एक्सटेंशन होता है इसका, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि किसी भी 3 शेप में हो सकता है, या तो वेसाइकल के फॉर्म में होगा, या तो ट्यूब्यूल के फॉर्म में होगा, तो या तो लेमला के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग मेसोजोम कहते हैं। मेसोजोम क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल और लेमला। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वेसाइकल के फॉर्म में हो, या तो ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो, या तो लेमला के फॉर्म में हो, ठीक। इनका फंक्शन क्या है, तो ये हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, रिस्पायरेशन में, सेक्रेशन में, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया में मदद करते हैं, ठीक है। मेजो समझ में आया। अगला देखते हैं बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल मे बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। बैक्टीरिया सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी। मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब मोटाइल जो मूव कर सके, और नॉन मोटाइल जो कि मूव नहीं करे। इफ़ दे आर मोटाइल, अगर ये मोटाइल हैं तो इसके पास थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है फ्रॉम देयर सेल वॉल, जिसको हम लोग फ्लैजला कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो इसके सेल वॉल से एक थीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है जिससे हम लोग फ्लैजला कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फ्लैजला के बारे में। फ्लैजला का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फिलामेंट, दूसरा है हुक, तीसरा है तुम्हारा बेसल बॉडी। ये जो लंबा सा आपको टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये छोटा सा कर्व स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग हुक बोलते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में धंसा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। तो फ्लैजला का 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्ट्रक्चर उसका। पहला है फिलामेंट जो लॉन्ग टेल है, एक नेक हुक होता है, और एक बेसल बॉडी है, ठीक है। फिलामेंट का देख लो, फिलामेंट क्या है, द लॉन्ग एक्सटर्नल हेलिकल स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर होता है पार्ट डेट वाइप अराउंड द प्रोपल्सन। ये क्या होता है, लंबा, ठीक है, लॉन्ग एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, स्पाइरल का जैसा स्ट्रक्चर होता है। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, फ्लैजलीन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, फ्लैजलीन प्रोटीन से। ग्रो एट इट्स टिप एट मोर फ्लैजलीन सब यूनिट है। इसका लंबाई बढ़ते जाता है, जैसे जैसे फ्लैजलीन प्रोटीन इसमें ऐड होते जाता है इसका लंबाई बढ़ते जाता है, ठीक है। हुक क्या है,
ए शॉर्ट कर्व्ड सेगमेंट, ये क्या है, एक छोटा सा, ठीक है, कर्व सेगमेंट है, कनेक्टिंग द फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। ये क्या करता है, फिलामेंट को और बेसल बॉडी को, दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, हुक, ठीक है। एक्ट एज ए यूनिवर्सल ज्वाइंट अलाउिंग द फिलामेंट टू रोटेट फ्रीली, ये फिलामेंट को रोटेट करने में, यहाँ पर ऐसे ऐसे रोटेट करने में मदद करता है। लास्ट, बेसल बॉडी, द मोटर कॉम्प्लेक्स इम्बेडेड इन द सेल इन्वेलप, ये एक मोटर कॉम्प्लेक्स है जो कि सेल इन्वेलप में इम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है, ठीक है। कंटेन सेवरल प्रोटीन रिंग डेट एंकर द फ्लैजलम एंड फंक्शन एज ए बीरिंग, इसमें बहुत सारा प्रोटीन रिंग पाया जाता है जो कि इसको सेल मेम्ब्रेन में अटैच करके रखता है, ठीक है। फ्लैजला, बिसाइड फ्लैजला, मतलब फ्लैजला के अलावा दो और एक्सटेंशन पाए, दो और सरफेस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका नाम है पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई। बिसाइड फ्लैजला, पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी, बट इनका मोटिलिटी में कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। इनका क्या काम है, तो पिल्ली डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, इनका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं है। हेल्प इन कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन मेटिंग प्रोसेस कहते हैं, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से मेटिंग करता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेशन, ठीक है। फिम्ब्रियाई का काम क्या है, हेल्प अटैच बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, रॉक पत्थर, जब भी पानी के धारा में किसी रॉक से चिपकना हो तो कौन मदद करेगा, फिम्ब्रियाई, ठीक है। बैक्टीरिया को किसी रॉक से अगर चिपकना है तो उसमें मदद करता है आपका फिम्ब्रियाई। ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू मतलब हमारे बॉडी में अगर चिपकाना है तो उसमें मदद कौन करेगा, आपका फिम्ब्रियाई। सेकेंड, थर्ड सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले खोजा था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। इसका साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। मेनली ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है आपका 80S। 70S बनता कैसे है, तो 50S और 30S को दोनों को जोड़कर बनता है तुम्हारा 70S। यहाँ पर मैथ मत लगाना कि 50, 30, 80 होता है तो यहाँ 70 कैसे हो गया सर, ठीक है। 50S और 30S दोनों को जोड़ के यहाँ पर बनता है 70S, इसे जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये 80S, 60S प्लस 40S दोनों को जोड़ के बनता है आपका 80S, जिसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये S यहाँ पर क्या है, बार बार S आ रहा है, 70S, 50S, 30S, 80S, 60S, 40S। तो S यहाँ पर सेडबर्ज यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। इनडायरेक्टली ये क्या करता है, साइज नापता है। अगर 50S है तो ये 50S, 30S है तो ये 30S, दोनों को जोड़ दिए तो बन गया आपका 70S, ठीक है। इसके साइज को मेजर करता है ऐसे। यहाँ पर पॉलीराइबोसोम क्या होता है कि सेवरल राइबोसोम में अटैच ए सिंगल mRNA फॉर्म ए चेन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। एक सिंगल mRNA का ये चेन है, क्या है, mRNA का एक चेन है। अगर इस पे बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो जाता है तो इसको हम स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। एक सिंगल mRNA के स्टैंड पे अगर बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो जाता है उसे हम लोग पॉली मीन्स बहुत सारा राइबोसोम, अगर एक चेन पे बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो उसे पॉलीराइबोसोम। इसका राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। लास्ट देख रहे हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में सब स्टोर होता है साइटोप्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है। दीज आर मेम्ब्रेनलेस, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। एंड लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा ऐसे फ्रीली तैरते रहता है। जैसे एग्जांपल में फॉस्फेट ग्रैनुअल है, साइनोफेसिन ग्रैनुअल है, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन है, मीजोजोम इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज। मीजोजोम क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, थोड़ा देर वीडियो पॉज करके देख लीजिए आंसर। मेम्ब्रेन बाउंडेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, गलती। चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA, ये तो पॉलीराइबोसोम का डिफिनीशन है। ए स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी। मेजोजोम हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से, ठीक है, एक्सटेंशन से।
मीडियम साइज क्रोमोसोम में तो ऐसा ही गलती है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सही? सी। ठीक है, ऑप्शन सी। बिहार CHO 2024 का क्वेश्चन है, विच लैक ए डिफाइंड न्यूक्लियस, कौन ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पहले ही बताया हम। कौन होगा? प्रोकैरियोटिक। ठीक। 70S राइबोसोम इज फाउंड इन, 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? अभी हम पीछे ही पढ़ा थे कि दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 70S एक और 70S कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। 80S अगर पूछता है तो कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, अभी हम लोग पढ़ा कि सेल इनवेलप 3 लेयर से बनता है, ग्लाइको कैलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? सी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज लोकेटेड इन ए रीजन, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ है? मैंने पहले ही पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में। कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में। कहाँ हम लोग पढ़े थे जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग देखे थे? प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ? DNA इज ए सर्कुलर एंड लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, कौन सा पॉइंट पे ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट है यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए, जैसे यहाँ से डायरेक्ट MCQ आते हैं। सेल वॉल मेड अप, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग PPLO कहते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होता है। एक MCQ याद रखना कि कौन ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो वो हो गया तुम्हारा माइकोप्लाज्मा। एक्स्ट्रा DNA रिंग, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक्स्ट्रा DNA रिंग पाया जाता है, ऐसे उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। मूवमेंट ऑर्गन, प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट में कौन सा ऑर्गन मदद करता है? हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, फ्लैजिला, जिसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। अटैचमेंट ऑर्गन, अगर किसी चीज़ से अटैच करना, किसी चीज़ को पकड़ना है तो कौन से ऑर्गन मदद करता है? कौन सा ऑर्गन है जो बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल का मदद करता है? हम लोग पढ़े थे, फिम्ब्रियाई। सेक्सुअल स्ट्रक्चर कौन सा है? पिल्ली, पहले भी पढ़े हैं कि पिल्ली हेल्प क्या चीज़ में करता है? कंजुगेशन में। कंजुगेशन क्या है? मेटिंग प्रोसेस को हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। यहाँ पे पिल्ली, जो पिल्ली है किस चीज़ में हेल्प करता है? कंजुगेशन में। कंजुगेशन मतलब सेक्सुअल प्रोसेस में, मीटिंग में। फिम्ब्रियाई किस चीज़ में मदद करता है? अटैच करने में बैक्टीरिया को रॉक से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल है, टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेकेंड टाइप यूकैरियोटिक सेल है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वीडियो लंबा होते जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।